तो भाई हमारा जो अगला बोर्ड एग्जाम सीरीज का वीडियो है ये है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक के ऊपर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की थ्योरी और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दोनों। प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे 3 नंबर का क्वेश्चन आने का चांस है और थ्योरी पे भी 1 या 2 मार्क के क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, तो थ्योरी भी स्किप मत करना। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर मैं 6-7 ही करवा रहा हूँ, वो 6-7 क्वेश्चन भी तुमने ढंग से समझ लिया और कर लिए तो मतलब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स देखो होता क्या है। इन्फरेंस का मतलब होता है कंक्लूजन ड्रॉ करना। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से हम एक छोटा सा सैंपल निकालते हैं और उस सैंपल की हेल्प से हम पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक से डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। सो इट इज लाइक, मान लो कि तुम्हारी क्लास के अंदर, मान लो कि 500 बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में और मुझे एवरेज मार्क्स चेक करने हैं क्लास के, लेकिन मैं उन 500 बच्चों को स्टडी नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उन 500 में से कोई 40-50 बच्चों का एक ग्रुप निकाल लूंगा, उनके एवरेज मार्क्स निकाल कर फिर मैं पूरी पॉपुलेशन मतलब पूरे 500 बच्चों के एवरेज मार्क्स को इन्फर करने की मतलब कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा। मतलब सैंपल की हेल्प से हम पॉपुलेशन के बारे में डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं। अब मेन चीज क्या होती है, सैंपलिंग मतलब सैंपल सेलेक्ट करना। अब सैंपल सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, सैंपल सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास मेनली 2 तरह के मेथड्स होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो होती है जिसमें हमारे पास हर आइटम के आने के बराबर चांसेस होते हैं। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग या सिस्टमैटिक सैंपलिंग में स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग में लेयर बाय लेयर निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में जितने भी तरह की सैंपलिंग होती है ना, सब हमारे पास ऐसे होते हैं कि हर एलिमेंट के आने के बराबर चांसेस होते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सबके आने के चांसेस बराबर नहीं होते। जैसे मैं अपने जजमेंट के बेसिस पर डिसाइड कर रहा हूँ कि भाई, जैसे सपोज करो उन 500 बच्चों में से मैं कुछ सिलेक्ट बच्चों को जानता हूँ, मैं अपने जजमेंट के बेसिस पे बच्चों को सिलेक्ट करता हूँ कि भाई तुम आ जाओ तुम आ जाओ तुम आ जाओ, तो वो जजमेंट सैंपलिंग हो गई। या फिर कोटा सैंपलिंग कि भाई मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को 50 बच्चे लेने हैं, 50 में से मान लेते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इस पर्टिकुलर ग्रुप या एज या जेंडर के बच्चे ज़्यादा लेने हैं, तो वो कोटा सैंपलिंग हो गई। एक को पर्टिकुलर ग्रुप में से हम ज़्यादा मेंबर निकाल रहे हैं। एक पर्पसिव सैंपलिंग होती है कि भाई हम पर्पस के हिसाब से सैंपल ले लेते हैं, सबको नहीं लूंगा, एवरेज जो बच्चे आ रहे हैं उनको ले लूंगा। स्नोबॉल होता है एंड सो ऑन। ये प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के तरीके होते हैं। अब मेन जो हमारा पर्पस होता है ना, वो पर्पस क्या होता है कि हम सैंपल की हेल्प से पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को इन्फर करें। अब नॉर्मली हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ इस क्लास में मीन की बात करेंगे। वैसे तो बहुत सारी चीजें इन्फर की जा सकती हैं, पर हम लोग यहाँ पर इस क्लास में सिर्फ मीन की बात करेंगे। तो हम लोग सैंपल के मीन से पॉपुलेशन के मीन को इन्फर करने की कोशिश करते हैं। अब देखो, जो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, उन्हें बोला जाता है स्टैटिस्टिक, और पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उन्हें बोला जाता है पैरामीटर। ये ध्यान रखना है, मतलब सैंपल के मीन को स्टैटिस्टिक बोला जाएगा, पॉपुलेशन के मीन को पैरामीटर बोला जाएगा। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हो, नॉट जस्ट मीन, इट में भी मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रोबेबिलिटी, कुछ भी हो सकता है, पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक को सैंपल की स्टैटिस्टिक बोला जाता है। ठीक है। अब सैंपलिंग से हम पॉपुलेशन के बारे में इन्फरेंसेस कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 3-4 मेथड होते हैं। जैसे एक कॉमन मेथड होता है पॉइंट एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में जो सैंपल का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आता है, वही हम पॉपुलेशन का मान लेते हैं कि जो सैंपल है, हम मान के चल रहे हैं कि जो सैंपल है वो पॉपुलेशन का एग्जैक्ट रेप्लिका है, मतलब बहुत अच्छे से वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब जो सैंपल का मीन है वो पॉपुलेशन का मीन हो गया। दूसरा होता है इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन में हम सैंपल के मीन से एक इंटरवल बनाते हैं। जैसे सैंपल का मीन आ गया सपोज 25, अब मैंने एक इंटरवल बना ली 23 से 27, तो मैं बताऊंगा कि भाई सैंपल का मीन 25 है और 23 से 27 के बीच में पॉपुलेशन का मीन लाई कर सकता है। सैंपल के मीन से हम एक इंटरवल बनाते हैं और उसमें हम कहते हैं कि पॉपुलेशन का मीन लाई करता है। तो नॉर्मली जैसे देखा होगा ना कि जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं, पोलिंग हो रही होती है, तो काफ़ी सारे जो टीवी चैनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बताते हैं ना कि भाई इस पर्टिकुलर पार्टी को इतनी सीट्स मिलेगी, तो वो इंटरवल बताते हैं कि भाई इतने से लेकर इतनी सीट्स मिल जाएंगी, 240 से लेकर 260 सीट्स मिल रही हैं। तो वो उनका इंटरवल एस्टिमेशन का ही मेथड होता है।
ठीक है। और तीसरा जो मेथड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएंगे, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। अब हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस का मतलब है अजम्पशन। तो हम लोग एक अजम्पशन बनाते हैं, किसके बारे में? पॉपुलेशन के बारे में। जैसे सपोज करो कि स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स की बात हो गई, तो मैंने स्टूडेंट्स का एवरेज मार्क्स निकाला सैंपल का मान लेते हैं एवरेज मार्क्स निकल के आया 75। तो मैंने बोला कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो 75 के आसपास होगा, या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये मेरा एक अजम्पशन है ना। अजम्पशन ऐसे नहीं होता कि हम रैंडम गैसेस लेते हैं। इट इज लाइक जो स्टैटिस्टिशियन होता है वो कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हाइपोथेसिस बनाता है। हम जो हाइपोथेसिस बनाएंगे वो सिंपल और जनरल हाइपोथेसिस बनाएंगे, तो हमारे टेंशन वाला काम नहीं है। अब जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताऊंगा ना, कराऊंगा ना, तो मैं बता दूंगा कि हमें हमेशा हाइपोथेसिस एक ही तरह से लेना है, तो हमारे लिए ज़्यादा टेंशन वाला काम नहीं है। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में एक अजम्पशन लिया जाता है जिसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। वो नल हाइपोथेसिस जो है ना, उसको चेक किया जाता है। इट इज टेस्टेड। देर आर सेवरल टेस्ट टू डिफाइन टू चेक नल हाइपोथेसिस। टी टेस्ट होता है, काई स्क्वायर टेस्ट होता है, और भी होते हैं, पर हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही टेस्ट है, टी टेस्ट। तो टी टेस्ट की हेल्प से हम लोग उस नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे और हम बताएंगे कि वो नल हाइपोथेसिस कितना सूटेबल है ना। वो पूरा का पूरा मैं प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो ब्रॉडली देखा जाए तो हमारे पास तीन मेथड्स हैं, इंटरवल एस्टिमेशन, पॉइंट एस्टिमेशन और हाइपोथेसिस टेस्टिंग। पॉइंट एस्टिमेशन, इंटरवल एस्टिमेशन में तो थोड़ा सा थ्योरी पर ही फोकस करो, और बाकी जो बचा हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वो ढंग से करना, उस पर क्वेश्चन बनेंगे। देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग तो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है सैम्पलिंग एरर। जैसा हमने अभी भी डिस्कस किया था कि सैंपल की जो करेक्टरिस्टिक है उसको बोला जाता है स्टैटिस्टिक, और पॉपुलेशन की जो करेक्टरिस्टिक है उसे बोला जाता है पैरामीटर, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, उसे बोला जाता है सैम्पलिंग एरर। तो ध्यान रखना है, सैम्पलिंग एरर क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड पैरामीटर। अब मेनली हम लोग काम करते हैं किसमें? मीन की बात करते हैं। तो सारा जो इस चैप्टर में हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं वो मीन की बात कर रहे हैं। तो अब सैंपल का मीन हो गया स्टैटिस्टिक, पॉपुलेशन का मीन हो गया पैरामीटर। तो सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो सैंपलिंग एरर है। तो ये ध्यान रखना है, एमसीक्यूज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारी सेंट्रल लिमिट थ्योरम। सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी स्टेटमेंट ध्यान रखना, असर्शन रीजनिंग में या एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है। सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहता है कि जैसे जैसे हम सैंपल का साइज इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे ही उस सैंपल का जो कर्व है वो स्टैंडर्ड कर्व, यानी कि स्टैंडर्ड जो नॉर्मल कर्व होता है ना हमारा, बेल शेप्ड कर्व, उसको रिजेंबल करना शुरू कर देगा। भले ही पॉपुलेशन का कर्व कैसा भी हो, पर वो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व को रिजेंबल करना शुरू कर देगा। ध्यान रखें, व्हाट डज दिस सेज? दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल लीड्स टू बिकम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब बेल कर्व शेप बनने लगता है जैसे जैसे सैंपल का साइज इंक्रीज होता जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, सैंपल का साइज बढ़ेगा मतलब सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व कैसा हो जाएगा? बेल शेप कर्व, यानी कि नॉर्मल कर्व होने लगेगा। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस इंटरवल। अभी देखो, जब हम सैंपलिंग से, मतलब सैंपलिंग का जो मेन पर्पस होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सैंपलिंग में सैंपल की हेल्प से पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, उसमें जैसा हमने अभी भी डिस्कस किया था कि एक मेथड जो है वो यहाँ पर हमारे पास इंटरवल एस्टिमेशन मेथड भी होता है। इंटरवल एस्टिमेशन में हमारे पास जो सैंपल का मीन होता है ना, उससे हम पॉपुलेशन का मीन इन्फर करते हैं। मतलब जैसे सपोज करो सैंपल का जो मीन है एक्स बार, ये निकल के आया सपोज 25, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि जो पॉपुलेशन का मीन है वो 23 से 27 के बीच में लाई करेगा। तो ये तो सैंपल का मीन है, इससे मैंने पॉपुलेशन मीन की एक इंटरवल बना दी कि पॉपुलेशन मीन इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा। इसे हम कहते हैं इंटरवल एस्टिमेशन मेथड। अब यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होती है? ये जो हमारी इंटरवल निकल के आती है ना, इसी को हम कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है एक तो सैंपल का मीन, दूसरा हमें चाहिए होता है मार्जिन ऑफ एरर। जैसे इसमें मार्जिन ऑफ एरर 2 है, तो इंटरवल कैसे निकलती है? एक्स बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर। मार्जिन ऑफ एरर निकालने का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो एक्स बार प्लस माइनस मार्जिन ऑफ एरर करते हैं तो ये हमारी कॉन्फिडेंस इंटरवल निकल कर आती है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द इंटरवल इन विच द पॉपुलेशन मीन में लाई।
ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कॉन्फिडेंस लेवल की। अब देखो, जो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमने बताई है ना, उसमें पॉपुलेशन का मीन लाई करेगा, ये हम कितनी श्योरिटी से कह सकते हैं? तो दैट इज आर कॉन्फिडेंस लेवल। देखो, कॉन्फिडेंस इंटरवल अलग है, कॉन्फिडेंस लेवल अलग है। कॉन्फिडेंस इंटरवल तो वो पूरी इंटरवल है, और लेवल का मतलब हम कितनी श्योरिटी से कह सकते हैं कि हमारा पॉपुलेशन का मीन उसी इंटरवल में लाई करेगा, अगर हम सैंपल, सिमिलर सैंपल चेंज भी कर देते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल इट इज द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नॉर्मली हम परसेंटेज में लेते हैं, टिपिकली 90, 95%, 99% ही लेते हैं। तो ये बताता है कि दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द इंटरवल विल कंटेन ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर इफ द सैम्पलिंग वर रिपीटेड। मतलब अगर हम नया सैंपल लेंगे तो भी हम कह सकते हैं कि इतना तो हम श्योर हैं। सपोज 95% है कॉन्फिडेंस लेवल, तो हम कह सकते हैं भाई 95%, सपोज इसी क्वेश्चन के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल 95% है, तो हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का मीन 23 से 27 के बीच में रहेगा। 95% हमारी श्योरिटी है, अगर हम सैंपल चेंज भी कर देंगे ना तो भी हमारा पॉपुलेशन का मीन इसी इंटरवल के अंदर लाई करेगा। दूसरा होता है सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल इसको रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा से। अच्छा, अगर सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा है तो कॉन्फिडेंस लेवल होता है 1 माइनस अल्फा। तो एक बात तो समझ में आ गई है कि सिग्निफिकेंस लेवल और कॉन्फिडेंस लेवल किसी भी इवेंट के होने और नहीं होने की प्रोबेबिलिटी के जैसा है। इवेंट होना की प्रोबेबिलिटी कॉन्फिडेंस लेवल, नहीं होना इज सिग्निफिकेंस लेवल। तो सिग्निफिकेंस लेवल को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और अल्फा क्या कहता है, ये बताता है कि हम कितनी प्रोबेबिलिटी से ये कह सकते हैं कि हमारी गलती होने के चांसेस हैं अगर हम नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट करते हैं। भाई, जब हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हाइपोथेसिस में, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे ये चीज़, नल हाइपोथेसिस जब हम बनाते हैं तो नल हाइपोथेसिस गलत होने के चांसेस भी होते हैं। ये श्योरिटी थोड़ी है कि नल हाइपोथेसिस सही हो ही होगा। तो नल हाइपोथेसिस के गलत होने के जो चांसेस होते हैं ना, वो आते हैं सिग्निफिकेंस लेवल में। मतलब अगर ये 0.95 है कॉन्फिडेंस लेवल, तो सिग्निफिकेंस लेवल होगा 0.05। दोनों मिलके ऑब्वियसली 1 बनाएंगे, दोनों की प्रोबेबिलिटीज ऐड होंगी तो 1 बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ये भी तुम्हें ध्यान रखना होगा कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का मतलब होता है, ये इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का, हाउ मच डिस्पर्जन इज लाइकली टू बी इन सैंपल मीन। भाई, इसका मतलब हो गया कि हम जब सैंपल का मीन निकाल रहे हैं ना, तो उसमें कितना डिस्पर्जन होगा एज कंपेयर टू पॉपुलेशन मीन। पॉपुलेशन मीन के कंपैरेटिवली अगर हम बात करें सैंपल मीन की, तो सैंपल मीन में कितना वेरिएंस होगा, डिस्पर्जन होगा, वो हम निकाल सकते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन से। ठीक है, वापस से सुन लो, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का मतलब है सैंपल मीन में डिस्पर्जन होना, सैंपल मीन का डिस्पर्जन एज कंपेयर टू पॉपुलेशन मीन। अब उसका नेक्स्ट जो चीज है वो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये भी एक इंपॉर्टेंट होता है। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब द नंबर ऑफ वैल्यूज विच आर फ्री टू वेरी, मतलब जिनको हम चेंज करवा सकते हैं आफ्टर इम्पोजिंग कंस्ट्रेंट्स। तो जितनी भी वैल्यूज हम सैंपल में से चेंज करवा सकते हैं, ठीक है, वो हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है। स्टैंडर्ड हम लोग लेते हैं इसको n-1 लेते हैं। मतलब अगर सपोज सैंपल में 10 तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं तो उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, 9 होंगे। जितने भी टेस्ट होते हैं, टी टेस्ट है, काई स्क्वायर टेस्ट है, सब में हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 लेते हैं। 2 सैंपल टेस्ट है तो n1 + n2 - 2, ये हमारा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर की वो है टी टेस्ट। अब जो टी टेस्ट है ना, ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। टी टेस्ट होता क्या है, ये एक तरह का टेस्ट है किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। तो हम लोग नल हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उस नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं कि वो कितना सही है। ठीक है, अभी डिटेल में हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि हाइपोथेसिस क्या होता है और कैसे बनाए जा सकते हैं। तो नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हम टी टेस्ट यूज करते हैं। अब यहाँ पर टी रेशो जो होता है ना, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, टी रेशो की वैल्यू जितनी ज्यादा होती जाएगी, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस जो है उसके रिजेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लार्जर द टी रेशो, मोर लाइकली वी विल रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। क्योंकि ये सजेस्ट करता है
कि जितना टी रेशो बढ़ गया ना, कि मतलब जो दो ग्रुप्स हैं वो आपस से बहुत ज़्यादा डिफर कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा डिफर कर रहे हैं मतलब रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली चीज़ है, टी टेस्ट कब यूज़ करना है, जब डेटा यानी कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन तुम्हारी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए। अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी है, एग्जैक्ट परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन रफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो भी ये टेस्ट लगाया जा सकता है। दूसरा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होगा, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता हो और जो पॉपुलेशन है वो रफली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, तब हम टी टेस्ट लगाते हैं। अब इसमें दो तरह के टेस्ट होते हैं, टू टेल्ड और वन टेल्ड टेस्ट। तो टू टेल्ड टेस्ट लगाते हैं कि भाई टू टेल्ड मतलब एक तरह से ये टी टेस्ट में हमारे पास इक्वल टू और ग्रेटर देन वाला पार्ट होता है, तो ये चीज़ हम लोग अभी आगे डिस्कस कर लेंगे कि टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट क्या है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखो कि वन सैंपल टेस्ट और टू सैंपल टेस्ट, ये याद रखो, वन सैंपल टेस्ट जो है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक सैंपल को कंपेयर करना होता है किसी स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू से, और टू सैंपल टेस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें दो अलग अलग सैंपल्स को कंपेयर करना होगा आपस में, तब हम टू सैंपल टेस्ट यूज़ करते हैं। वैसे टू सैंपल टेस्ट हमारे कोर्स में नहीं है, तो हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही है, वन सैंपल टी टेस्ट। अब वन सैंपल टी टेस्ट को टेस्ट कैसे करते हैं, तो वन सैंपल टेस्ट टी टेस्ट को मतलब ये है वन सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन को टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम एक स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू होती है हमारे पास गिवन होती है, उस स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू से हम उसे कंपेयर करते हैं। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें बनाना होगा हाइपोथेसिस। सबसे पहला काम है हाइपोथेसिस बनाना। अब वो जो हाइपोथेसिस हम बनाएंगे वो हाइपोथेसिस एक फिक्स्ड पैटर्न पर बनाएंगे, ये अब क्वेश्चन करेंगे तो मैं बता दूंगा। तो हमारा सबसे पहला काम है नल हाइपोथेसिस बनाना। फिर नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाने के बाद हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक यानी टी की वैल्यू निकालनी होती है। टी की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है हमारा एक्स बार माइनस म्यू जीरो अपॉन एस बाय रूट एन। ये एस बाय रूट एन मतलब एक तरह से स्टैंडर्ड एरर भी होता है, तो इसी को स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन कहता है, अभी हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इसमें एक्स बार का मतलब होता है सैंपल का मीन, जो कि क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा होता है या सैंपल की वैल्यू दे रखी होती है, उससे निकाला जा सकता है। म्यू जीरो का मतलब होता है हाइपोथेसाइज्ड मीन, या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कंपैरिजन वैल्यू। मतलब जिस वैल्यू से हमें कंपेयर करना है, स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू दे रखी है ना जो, तो जो स्टैंडर्ड रेफरेंस वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है वो तुम्हारा म्यू जीरो होता है, ठीक है। और फाइनली एस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, किसका स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल का। हमने पहले ही डिस्कस किया है टी टेस्ट तब लगता है जब पॉपुलेशन वेरिएंस यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी अननोन है। तो ये एस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, सैंपल का है, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। और एन का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द सैंपल। सैंपल में कितनी ऑब्जर्वेशन ली गई है वो एन है, ठीक है। तो हम सबसे पहले टी निकालते हैं। अब क्वेश्चन में तुम्हें टी अल्फा की वैल्यू दे रखी होती है। अब ये टी अल्फा क्या है, टी अल्फा मतलब क्रिटिकल वैल्यू, ठीक है। टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो क्रिटिकल वैल्यू है एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस लेवल पे, वो क्वेश्चन में सब दे रखा होता है, तो ये वैल्यू तुम्हें दे रखी होती है। तुम्हें सिर्फ टी निकालना होता है, और अगर तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ टी अल्फा से ज्यादा आए तो ये रिजेक्शन का रूल है। मतलब जितना ज़्यादा टी बढ़ता जाएगा उतने रिजेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो मॉड्यूलस ऑफ टी अगर टी अल्फा से ज़्यादा आता है, टी अल्फा विल बी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, इस टी अल्फा को हम क्रिटिकल टी वैल्यू भी कहते हैं। तो इस टी अल्फा की वैल्यू तुम्हें दे रखी होगी, और टी अल्फा और टी को कंपेयर करो। अगर मॉड्यूलस ऑफ टी अल्फा से ज़्यादा आता है मतलब दिस इज रूल ऑफ रिजेक्शन। तो ये टी टेस्ट ढंग से ध्यान रखना। देखो घबराने वाली कोई बात नहीं होती, इस चैप्टर में सिंपल तीन चीज़ें हैं। पहला हाइपोथेसिस डेवलप करना, दूसरा उस हाइपोथेसिस के बेसिस पर इंफॉर्मेशन जो भी क्वेश्चन में दे रखी है टी की वैल्यू निकालना, टेस्ट स्टैटिस्टिक। टी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स बार कैलकुलेट किया जा सकता है, गिवन होगा, म्यू जीरो हमेशा गिवन होगा, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जा सकेगा या गिवन होगा, एन हमेशा गिवन होगा। ये वैल्यूज पुट करके तुम टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकालोगे, और अगर मॉड्यूलस ऑफ टी अल्फा से ग्रेटर आता है
तुम्हें लिख देना है कि भैया हाइपोथेसिस का रिजेक्शन है ये। अच्छा, मैं क्वेश्चन में प्रैक्टिकली क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसमें मैं पूरे एक दो क्वेश्चन तो मैं पूरे करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने जो है, इस तरह के क्वेश्चन तुमसे पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं 3 मार्क्स में। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मैं समझाऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है और कैसे हमें क्वेश्चन को समझकर उसको सॉल्व करना है। ज़्यादा मुश्किल कहीं नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक होल पंचिंग मशीन है। ये होल पंचिंग मशीन जो है वो होल करती है किसी भी एक, मान लेते हैं मेटल शीट के अंदर, और वो जो होल करती है ना, उसका डायमीटर है 1.84 सेंटीमीटर। मतलब मशीन से जो हम होल करते हैं वो 1.84 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। फिर वो जो शीट होता है उसको आगे भेजा जाता है, फिर उसमें आगे भेजने के बाद उसमें मेटल रॉड लगाई जाती है। अब भाई ये प्रोसेस है पूरा, उसके बाद वो हमारे काम का नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि भाई हमारे को जो डायमीटर चाहिए ना वो 1.84 सेंटीमीटर का चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा अगर कम ज़्यादा होगा ना तो दैट कैन कॉज अ प्रॉब्लम, क्योंकि आगे के जो प्रोसेस हैं वो अटकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि ये टेस्ट करना कि भाई हमारी जो मशीन है वो पंच कर रही है 1.84 सेंटीमीटर डायमीटर को, वो कितना एक्यूरेट है। तो उस कंपनी के टेक्नीशियंस ने क्या किया, उन्होंने 16 पंच होल्स लिए। मतलब भाई हमने होल पंच कर दिए, तो उन्होंने 16 होल्स जो है वो पंच किए हुए निकाल लिए और उनका डायमीटर मेजर किया कि भाई ये चेक करने के लिए कि 1.84 सेंटीमीटर का डायमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा। और फिर उसका सैंपल डेटा जो है, उस सैंपल डेटा का जो उन्होंने 16 निकाले हैं पंच होल, उनका मीन देखा 1.85 सेंटीमीटर आ रहा है और वेरिएंस ये है। अब क्वेश्चन में तुम्हें चेक करना है कि जो होल्स 1.84 सेंटीमीटर पे पंच होने चाहिए थे, उसके हिसाब से ये जो मशीन है वो सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ये हमें चेक करना है। अब तुम बोलोगे यार 1.84 सेंटीमीटर का अगर हमें होल चाहिए तो 1.85 सेंटीमीटर का अगर एवरेज आ रहा है मतलब ये सही नहीं है। पर इनएक्यूरेसीज जो होती हैं वो सिस्टम में थोड़ी बहुत हमेशा होती ही होती हैं। हमें ये चेक करना होता है कि ये जो इनएक्यूरेसी आ रही है ना, ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं इनएक्यूरेसी, मतलब इस इनएक्यूरेसी को निगलेक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो अब हमारा इसको टेस्ट करना है कैसे, इसको चेक करना है हमें टी टेस्ट की हेल्प से। हमारे टी टेस्ट के 3 स्टेप्स हैं मेनली। पहला, हाइपोथेसिस डेवलप करना। तो हम सबसे पहले नल हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे। अच्छा, नल हाइपोथेसिस क्या होगा, हमेशा हम बनाएंगे, लिखेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन व्हाट, बिटवीन डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड इंटेंडेड मीन, सैंपल मीन एंड इंटेंडेड मीन। इसका मतलब क्या हुआ, इंटेंडेड मीन, इसका मतलब है कि हमारा हाइपोथेसिस क्या है कि भाई ये जो सैंपल का मीन आ रहा है कितना, 1.85 सेंटीमीटर, और जो इंटेंडेड मीन है हमें कितना चाहिए, 1.84 सेंटीमीटर। तो हमने हाइपोथेसिस बनाया कि भाई इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, मतलब 1.84 सेंटीमीटर चाहिए था, 1.85 आ रहा है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ठीक है, कैसे कि भाई हम इसमें लिखेंगे जस्ट ऑपोजिट, कि डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड इंटेंडेड मीन इज सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट है। तो पहले तो सबसे पहले तो हाइपोथेसिस बना लो। अच्छा, हाइपोथेसिस में हम हमेशा यही करेंगे कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एंड इंटेंडेड मीन, ये हमारा नल हाइपोथेसिस फिक्स है। फिर हम निकालेंगे टी। टी कैसे निकालते हैं, टेस्ट स्टैटिस्टिक x बार माइनस म्यू जीरो अपॉन एस अपॉन रूट एन। नाउ x बार का मतलब होता है सैंपल का मीन। अभी सैंपल का मतलब हमने कितने ऑब्जेक्ट्स का सैंपल लिया, 16 सैंपल लिए हमने, 16 होल्स का हमने कैलकुलेशन की ना, तो उनका जो मीन निकल के आया है वो 1.85 निकल के आया है। तो सैंपल का जो मीन निकल के आया है वो कितना है, 1.85 सेंटीमीटर। और पॉपुलेशन का म्यू जीरो मतलब इंटेंडेड मीन, या हमारे पास जो
हाइपोथेसाइज्ड मीन है उसको म्यू जीरो लेते हैं, मतलब कितना हमें चाहिए वो म्यू जीरो है। एक्स बार मतलब सैंपल का जो मीन निकल के आ रहा है वो म्यू जीरो मतलब कितना मीन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एस मतलब होता है स्टैंडर्ड डिवीजन। अब क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है 0.0064 पर ये वेरिएंस है, हमें चाहिए स्टैंडर्ड डिवीजन। तो स्टैंडर्ड डिवीजन होता है स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। 0.0064 मतलब 0.08, ये हमारा स्टैंडर्ड डिवीजन आ रहा है। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सैंपल, वो 16 है। तो हम एक एक करके वैल्यू पुट करते हैं। तो ये आ रहा है 1.85 माइनस 1.84 अपॉन 0.08 डिवाइडेड बाय रूट 16। ये आ गया मेरे पास 0.01 अपॉन 0.08 इंटू रूट 16 विच इज 4। तो सॉल्व करके आ रहा है 4 अपॉन 8 मतलब 0.5 निकल के आ रहा है। तो मॉड्यूलस ऑफ टी कितना आ रहा है? मॉड्यूलस ऑफ टी आ रहा है 0.5। अब क्वेश्चन में तुम्हें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है तुम्हारा 5% है ना, 0.05 है, ये दे रखा है हमारे को। और ये जो 0.05 पर t की वैल्यू दे रखी है, ये है तुम्हारी क्रिटिकल लिमिट ऑफ t। तो t अल्फा जिसे हम कहते हैं, तो t अल्फा कितना है? 2.31131। तो हम लिखेंगे भाई, यहां पर लिख लो कि t 0.05 15 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के हिसाब से कैलकुलेट होती है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 15 है। तो ये वैल्यू तुम्हें दे रखी है, दिस इज 2.131। अब तुम देखो मॉड्यूलस ऑफ टी, टी अल्फा से ग्रेटर है या लेस है? तो ऑब्वियसली लेस है। इसका मतलब कंडीशन क्या है? डू नॉट रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, मतलब नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है। कैसे भाई? अभी कंडीशन क्या बताई मैंने कि रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस अगर मॉड्यूलस ऑफ टी टी अल्फा से बड़ा आता है तो। अभी तुम्हारा मॉड्यूलस ऑफ टी टी अल्फा से कम आ रहा है, मतलब इसमें डू नॉट रिजेक्ट होगा। डू नॉट रिजेक्ट का मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है। अब इस हिसाब से नल हाइपोथेसिस क्या था कि सैंपल मीन और स्टैंडर्ड इंटेंडेड मीन में कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये चीज एक्सेप्ट हो गई, तो ये चीज एक्सेप्ट होने का मतलब है कि सैंपल मीन और जो इंटेंडेड मीन है, ठीक है, एंड इंटेंडेड मीन दे डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली। डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली मतलब वो एक्सेप्ट हो गया ना, मतलब वो सही है। तो डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली, हेंस हम लिखेंगे हेंस मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली। हेंस मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली। हमारा मेन पर्पस क्या था? ये चेक करना कि मशीन सही काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब देखो 1.84 सेंटीमीटर की जगह पर 1.85 सेंटीमीटर का डायमीटर आना, उसके हिसाब से हमने कंपैरिजन किया तो ये आया कि भाई नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। अभी नल हाइपोथेसिस हमेशा यही रहेगा कि हम ये मान के चलेंगे कि सैंपल मीन और इंटेंडेड मीन दोनों सिमिलर है, मतलब दोनों में फर्क नहीं है, सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है। तो क्योंकि वो एक्सेप्ट हो गया है, मतलब दोनों में सिग्निफिकेंट फर्क नहीं है, मतलब 1.84 सेंटीमीटर और 1.85 सेंटीमीटर में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं माना जाएगा। सिंस डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं माना जा रहा, तो मतलब मशीन सही से काम कर रही है। तो इस तरह से तुम्हें क्वेश्चन को अप्रोच करना है। अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, वो भी इसी तरह से हम करेंगे। तो देखते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें दे रखा है कि भाई एक इंडस्ट्री है, ये आयरन रॉड्स बनाती है, उनकी थिकनेस है 0.025 सेंटीमीटर। मतलब जो गिवन थिकनेस है ना कि भाई 0.025 सेंटीमीटर की थिकनेस है, ये हमारा इंटेंडेड मीन होता है जिसे हम μ0 कहते हैं। अब हमने सैंपल लिया 10 रॉड्स का जिसकी मीन थिकनेस 0.024 आई है। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली है कि जो सैंपल का मीन निकल के आया ना, ये है 0.024, तो ये x बार है। और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है तुम्हारी, उसको इंटेंडेड मीन, वो है हमारी 0.025। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे रखा है, टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस। नाउ टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बोल रहे हैं, तो मतलब वैसे भी देखो नल हाइपोथेसिस हमारे हमेशा सेम ही होगा कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है।
उस हिसाब से इस क्वेश्चन के अंदर एक्स बार यानी कि सैंपल का मीन कितना है, ये है 0.024 और म्यू जीरो मतलब इंटेंडेड मीन, कितना मीन चाहिए वो है 0.025 सेंटीमीटर और एस मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन वो भी दे रखा है 0.002 सेंटीमीटर और n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सैंपल स्पेस जो 10 है। सबसे पहला काम है t निकालना, टेस्ट स्टैटिस्टिक, जो कि होता है x बार माइनस म्यू जीरो अपॉन s अपॉन रूट n। अब यहाँ पर x बार ये है मेरा 0.024 माइनस 0.025 और s ये है 0.002 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10। नाउ अंडर रूट ऑफ 10 इज रफली 3.1, तो ये आएगा माइनस 0.001 इंटू रूट 10 इज 3.1 रफली अपॉन 0.002। तो सॉल्व करने पर ये आता है अप्रोक्सीमेटली माइनस 1.55, तो ये अप्रोक्सीमेटली माइनस 1.55 आ रहा है टी की वैल्यू। अब हमें चेक करना होता है मॉड्यूलस ऑफ टी को किससे कंपेयर करना है, हमें कंपेयर करना है टी अल्फा से। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारी 9 होंगी क्योंकि n 10 है और टी अल्फा देखूं तो टी अल्फा मेरा है 2.262, ये हमेशा गिवन है, तो टी अल्फा इज गिवन टू यू। तो T9 इन ऑन सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 इज 2.262। अब देखो मॉड्यूलस ऑफ टी कैसा है, ये लेस देन टी अल्फा आ रहा है, इसका मतलब we don't have to reject the null hypothesis, null hypothesis accept करना है, so don't reject null hypothesis या फिर लिख दो accept null hypothesis। अब null hypothesis क्या है कि there is no significant difference, मतलब difference जो है ना ये significant नहीं है, तो statement लिख दो कि this difference between the sample mean and intended mean is not significant, मतलब ये difference significant नहीं है, तो अगर हमें accept करना हो तो हम ये lot accept कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का ही है जिसमें देखो नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो सेम ही रखेंगे। इसमें क्या है, पब्लिशिंग कंपनी इज लॉन्चिंग अ न्यू बुक और उसने रिटेल शॉप्स को बेचने के लिए दे दी। अब क्या हो रहा था, 180 बुक्स बिक रही हैं ऑन एन एवरेज, मीन सेल्स आ रही है 180 बुक्स। अब उन्होंने क्या किया, एक एडवर्टाइजिंग का कैंपेन लॉन्च किया जिसके बाद उनकी 180 बुक्स बिकने लगी हैं, 192 बुक्स बिकने लगी हैं। 26 शॉप का सर्वे किया तो उन्होंने देखा कि जो वीकली सेल्स हैं वो 180 से बढ़कर 192 हो गई है। तो हुआ क्या है कि भाई एक कंपनी ने अपनी बुक लॉन्च करी, उनकी बुक जो है वो 180 बुक्स पर वीक बिक रही थी। अब उन्होंने एक एडवर्टाइजिंग कैंपेन लॉन्च किया जिसकी वजह से उनकी बुक्स 180 से 192 बिकने लग गई। अब वो कह रहे हैं कि हमें चेक करना है कि ये 180 से 192 बढ़ना एडवर्टाइजिंग कैंपेन की वजह से है या फिर ये नॉर्मल ही था। तो हमें यही चेक करना है कि क्या हमारा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन इफेक्टिव है। तो हम स्टेप्स देखो क्या करेंगे, फॉलो स्टेप्स वही रखेंगे। पहले हाइपोथेसिस डिफाइन किया, फिर हाइपोथेसिस डिफाइन करने के बाद हम लोग टी निकालेंगे। टी क्या होता है, एक्स बार माइनस म्यू जीरो अपॉन एस अपॉन रूट एन। नाउ एक्स बार का मतलब होता है सैंपल का मीन। अब तुमने 26 शॉप्स का सर्वे किया तो तुम्हारी जो सैंपल मीन निकल के आया वो 192 निकल के आया है, माइनस म्यू जीरो कितना है भाई, इंटेंडेड मीन कितना है, इंटेंडेड मीन था हमारा 180 का जो पहले आ रहा था। स्टैंडर्ड डेविएशन क्वेश्चन में दे रखा है 18 का अपॉन रूट एन इज 26, तो ये आ जाएगा मेरे पास 192 माइनस 180, 12 अपॉन 18 इंटू रूट 26, तो 2/3 रूट 26 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली अगेन 5.1 आएगी। तो इसको पूरे को एक बार भाई सॉल्व कर लेते हैं। रूट 26 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 5.09 है तो 5.1 ले सकते हैं। 5.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3,
तो दिस इज कमिंग आउट एज 3.4। तो टी तुम्हारा टेस्ट स्टैटिस्टिक 3.4 निकल के आ रहा है पॉजिटिव। अब टी अल्फा कितना है 2.060। तो टी जो है वो टी अल्फा से बड़ा आ रहा है। ये था टी अल्फा कितना था 2.060। तो टी मॉड्यूलस ऑफ टी ग्रेटर देन टी अल्फा आ रहा है एंड दिस इज कंडीशन फॉर रिजेक्शन। रिजेक्ट H0 मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाना चाहिए। अब नल हाइपोथेसिस क्या है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। तो अब अगर ये रिजेक्ट करना है इसका मतलब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या था कि सैंपल मीन इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम इंटेंडेड मीन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी 192 बुक्स बिक रही है ना ये 180 बुक्स जो नॉर्मल बिक रही थी उससे सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है। अब क्योंकि ये सिग्निफिकेंटली उससे डिफरेंट है तो इतना नंबर बढ़ जाना, अगर वो नंबर बढ़ना सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब हमारा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन सक्सेसफुल है, वो काम कर रहा है। तो फाइनल कंक्लूजन तुम एंड में क्या लिखोगे, तुम लिखोगे क्योंकि हमारा सैंपल मीन इंटेंडेड मीन से डिफरेंट आ रहा है। मतलब इसका ये मतलब है कि जो 192 की सेल्स है वो 180 के कंपैरेटिवली सिग्निफिकेंटली बढ़ गई है। अब अगर सिग्निफिकेंटली बढ़ी है तो इसका मतलब ये काम कर रहा है, कैंपेन काम कर रहा है, ये इफेक्टिव है। इस तरह से तुम्हें इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करके सॉल्व करना है। अब सभी क्वेश्चन में हमें यही चीज करनी होगी मोर और लेस। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और करके देख लेते हैं सब में किस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चन में। तो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि एक रैंडम सैंपल है, रैंडम सैंपल ऑफ 26 वैल्यूज हैज बीन टेकन जिसका मीन 160 सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब 160 सेंटीमीटर सैंपल का मीन है, मतलब ये x बार है। और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन 2450 दे रखा है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखा, उसकी जगह सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन दे रखा है। मतलब समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर दे रखा है, ये हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने में हेल्प करेगा। और फर्दर दे रखा है इज द अजम्पशन दैट द पॉपुलेशन मीन इज 165 वैलिड और नॉट, कि पॉपुलेशन का मीन यानी कि जो इंटेंडेड मीन है वो तुम्हारा 165 सेंटीमीटर वैलिड है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू भाई, इनिशियली नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो सेम रहेंगे। अब टी कैसे निकालते हैं, टी निकालने के लिए पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा भाई। क्या होता है समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय n माइनस 1 यूज करना है, ध्यान रखना है। पॉइंट एस्टिमेशन में भी यही होता है, इसमें भी यही होगा। इसको सॉल्व करते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन 2450 अपॉन n माइनस 1 25 रूट 98 विच कम्स आउट एज अप्रोक्सीमेटली 9.89। ठीक है, नाउ ये तो हो गया s। अब निकालते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। x बार माइनस म्यू जीरो, x बार होता है सैंपल का मीन, तो सैंपल का मीन कितना दे रखा था 160 माइनस इंटेंडेड मीन म्यू जीरो, पॉपुलेशन का मीन क्या चेक करना है 165 अपॉन s अपॉन रूट n। तो s कितना है 9.89 डिवाइडेड बाय रूट 26। तो दिस कम्स आउट एज -5 इंटू रूट 26 is 5.1 approximately upon 9.89। तो अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। 5 इंटू 5.1 डिवाइडेड बाय 9.89, दिस कम्स आउट एज 2.578। ये आ रहा है माइनस का 2.578। मतलब t की जो वैल्यू निकल के आ रही है तुम्हारी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वो ये है। तो मॉडुलस ऑफ t इज 2.578। नाउ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि भाई ये 165 सेंटीमीटर का पॉपुलेशन मीन वैलिड है कि नहीं है। नाउ तुम्हें दो बार चेक करना है इसको, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे भी चेक करना है और 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे भी चेक करना है। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टी अल्फा की वैल्यू है तुम्हारी 2.060। तो T25 at 5% level of significance is 2.060। तो भाई मॉड्यूलस ऑफ टी यहां पर तुम्हारा ग्रेटर देन टी अल्फा आ रहा है। मॉड्यूलस ऑफ टी अगर ग्रेटर देन टी अल्फा है
मतलब वी हैव टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ये है रिजेक्शन की कंडीशन, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। रिजेक्ट H0 का मतलब हो गया कि भाई ये वैलिड नहीं है। अब हम करते हैं इसको 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो T 0.01 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ये हमें वैल्यू दे रखी है 2.787, ये दे रखी है 2.787। तो यहां पर जो है मॉड्यूलस ऑफ T लेस देन T अल्फा आ रहा है, मतलब दिस इज डू नॉट रिजेक्ट H0 and hence this becomes valid। कि भाई अगर हम कहते हैं डू नॉट रिजेक्ट H0, इसका मतलब क्या है? डू नॉट रिजेक्ट H0 का मतलब नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है। तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करना है मतलब नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, मतलब 165 सेंटीमीटर का जो मीन आ रहा है वो वैलिड है। ये सिंपल सा मतलब है। भाई देखो रिजेक्शन का मतलब क्या है? रिजेक्ट H0 का मतलब है कि ये चीज फॉल्स हो गई, ये फॉल्स हो गई तो ये ट्रू हुआ, मतलब सैंपल मीन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है, तो 165 सेंटीमीटर वैलिड नहीं है, और अगर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट नहीं है तो वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें तुम्हें दे रखा है एक फर्टिलाइजर कंपनी है, वो बैग्स पैक करती है, 50-50 किलो के बैग बनाती है। ठीक है, और वो कहती है भाई हमारा जो मीन आता है ना वो 50 किलो आता है, बैग्स का एवरेज 50 किलो निकल के आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 किलोग्राम का हो सकता है। एक इंस्पेक्टर को डाउटफुल लगा तो उसने क्या किया, उस फर्टिलाइजर कंपनी के 60 बैग्स को चेक किया, और वहां उसने देखा कि जो मीन मास निकल के आ रहा है ना वो 49.6 किलोग्राम निकल के आ रहा है। अब तुम्हें दे चेक करना है कि क्या ये इंस्पेक्टर सही है या गलत है। अब यहां पर नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस तो सेम रख लेते हैं, हम टी निकालते हैं। अब टी कैसे निकलता है? एक्स बार, एक्स बार मतलब सैंपल का मीन। सैंपल का मीन कितना निकला है? सैंपल का मीन निकला है 49.6 माइनस इंटेंडेड मीन, चाहिए कितना मीन था हमें? 50 का, अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, दे ही रखा है स्टैंडर्ड डेविएशन 1, अपॉन रूट n, तो रूट 60, तो ये वैल्यू निकल के आती है 0.4 इंटू रूट 60। अभी रूट 60 जो है वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 7.7 7.6 के आसपास, तो इट इज कमिंग आउट एज 7.75 7.75 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया मेरा 3.1 निकल के आ रहा है। 0.4 इंटू 7.75 ये आ रहा है 3.1, टेस्ट स्टैटिस्टिक निकल के आ गया। तो अब इसको कंपेयर करना है टी अल्फा से। अच्छा, टी अल्फा क्वेश्चन में दे नहीं रखा, मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। टी 0.05 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तुम्हारी 59, तो 0.055% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लेते हैं। दे रखा होना चाहिए था क्वेश्चन में, ये है 1.671 है ना। तो अब तुम्हें चेक करना है टी को टी अल्फा से, तो तुम क्लियरली देख सकते हो टी जो है वो टी अल्फा से ग्रेटर आ रहा है। अब अगर टी ग्रेटर देन टी अल्फा आ रहा है, इसका मतलब रिजेक्ट H0, नल हाइपोथेसिस का रिजेक्शन। अब नल हाइपोथेसिस क्या है कि भाई देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, अगर ये रिजेक्शन है मतलब ये एक्सेप्ट हो गया, इसका मतलब सैंपल मीन जो है वो इंटेंडेड मीन से डिफरेंट एक्चुअली में है। ये 49.6 किलोग्राम जो निकल के आ रहा है ये 50 किलोग्राम से सिग्निफिकेंटली डिफरेंस है, और अगर ये सिग्निफिकेंटली डिफरेंट है तो इसका मतलब इंस्पेक्टर इज राइट इन हिज सस्पिशन, मतलब इंस्पेक्टर सही सोच रहा है कि इसके बैग्स में कुछ गड़बड़ तो है जिस वजह से ये मास का फर्क आ रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें तुम्हारे को फिर वही टी निकाल के टी अल्फा से कंपेयर करना है। अब जैसे ही मॉड्यूलस ऑफ टी टी अल्फा से ग्रेटर आता है, रिजेक्शन की कंडीशन, रिजेक्शन की कंडीशन मतलब ये फॉल्स है, तो ये ट्रू हो गया। अब इस ट्रू के बेसिस पे अपने कंक्लूजन निकालो। सैंपल मीन डिफरेंट है इंटेंडेड मीन से, मतलब 49.6 को 50 से डिफरेंट माना जाना है, ये हमारी कंडीशन है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सैंपल पेपर में से लिया है मैंने, दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन फ्रॉम सैंपल पेपर, जिसमें दे रखा है कि एक इलेक्ट्रिकल आइटम्स बनाने वाली कंपनी है, वो ट्यूबलाइट बनाती है, और वो कहती है कि भाई हमारी ट्यूबलाइट का मीन जो लाइफ है वो 25 महीने आती है। हमने 6 ट्यूबलाइट का सैंपल लिया और उनका जो वैल्यू निकल के आई है वो निकल के आई है 24, मतलब पहली ट्यूबलाइट 24 महीने चल रही है
दूसरी 26 मंथ्स, तीसरी 30 मंथ्स, चौथी 20 मंथ्स, 20 मंथ्स, 18 मंथ्स। अब तुम्हें चेक करना है कि क्या मैन्युफैक्चरर का जो क्लेम है कि भाई हमारी ट्यूबलाइट 25 महीने चलती है वो वैलिड है कि नहीं है। देखो सेम वही चीज़ है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू निकालने के लिए चाहिए होता है एक्स बार और म्यू ज़ीरो। हमारे पास म्यू ज़ीरो तो है, इंटेंडेड मीन हमारा 25 महीने जो लाइफ होती है, और जो सैंपल का मीन है ना, वो सैंपल का मीन कितना होना चाहिए वो हमें नहीं दे रखा। तो सैंपल का मीन और सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना पड़ेगा। तो भाई पहले मैं सैंपल का मीन निकालता हूँ। सैंपल का मीन मतलब सम, ये तो वैसे ही हो रहा है। देखो 50 और 50, 100 और 38, 138 आ रहा है सम। 138 डिवाइडेड बाय 6, तो 138 डिवाइडेड बाय 6, तो जो तुम्हारा x बार है ये निकल के आ रहा है समेशन xi अपॉन n, ये आ रहा है 23। तो जो सैंपल का मीन निकल के आ रहा है वो है 23। अब हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए xi माइनस एक्स बार चाहिए और फिर xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर चाहिए। तो xi माइनस एक्स बार 1, 3, 7, -3 -3 -5, इसका स्क्वायर करते हैं 1, 9, 49, 9, 9, 25। तो इसका सम ले लेते हैं इसका 25 प्लस 27, 999 तीन बार है, प्लस 50, ये आ रहा है 102। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा? अंडर रूट ऑफ समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। तो समेशन xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 102 आ रहा है, और n माइनस 1, तो n कितना है? n हमारा है 6 अपॉन 5। तो 102 डिवाइडेड बाय 5, 20.4 का अंडर रूट निकल के आता है 4.52। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा है। ठीक है, अब चेक करते हैं हम क्वेश्चन को। तो अब निकालते हैं पहले टेस्ट स्टैटिस्टिक। एक्स बार सैंपल का मीन 23 निकला है, म्यू जीरो इंटेंडेड मीन 25 था, अपॉन एस 4.52 अपॉन रूट एन। तो रूट एन मतलब रूट 26 है ना, 26 रूट एन, सॉरी 66 है ना, सॉरी इट इज 6 तो ट्यूबलाइट लिया हमने 6। तो -2 अपॉन 4.52 इंटू रूट 6। अभी रूट 6 की वैल्यू ये अप्रोक्सीमेटली आती है 2.45, तो 2.45 इंटू 2 4.9 अपॉन 4.52, तो ये सॉल्व करके आता है 4.9 डिवाइडेड बाय 4.52, इट कम्स आउट एज -1.08, 1.08 आ रहा है टी। नाउ 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे टी अल्फा की वैल्यू है 4.032, जो कि बहुत अलग है। तो मॉड्यूलस ऑफ टी मेरा निकल के आ रहा है 1.08, टी अल्फा दे रखा है 4.232 शायद, है ना, 4.032। और यहाँ पर मॉड्यूलस ऑफ टी तुम्हारा लेस देन टी अल्फा है, मतलब डू नॉट रिजेक्ट दिस, मतलब नल हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा। अभी नल हाइपोथेसिस क्या होता है? देखो नल हाइपोथेसिस है कि देयर इज सो नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, तो इसको एक्सेप्ट करना है। मतलब डिफरेंस जो आ रहा है ना, ये 25 और 23 का, ये कोई खास इंपॉर्टेंट डिफरेंस नहीं है। तो मैन्युफैक्चरर का जो क्लेम है वो वैलिड है। भाई मैन्युफैक्चरर का क्लेम वैलिड है। वैलिड क्यों है? क्योंकि ये डिफरेंस सिग्निफिकेंट नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दे रखा तो पहले मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लो और फिर उसके बाद टी निकाल लो। तो इस तरह का क्वेश्चन तो 5 नंबर में भी बन सकता है। ठीक है, मोर और लेस ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह के हैं। 3 स्टेप्स है मेनली, पहले हाइपोथेसिस बनाओ, टी निकालो और फिर टी को टी अल्फा से कंपेयर करके अपना कंक्लूजन दो। बस यही करना है तुम्हारे को, और ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।